आप देख रहे हैं गुमनाम है कोई भाग 8। लोग अक्सर विजिट करने के लिए आते रहते हैं। वहाँ का केयरटेकर मुझे पहचान लेगा। मैं डैड से बात करवा दूंगा तो वो हमारे रुकने का इंतजाम भी करवा देगा। नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरी। दोनों ने एक टैक्सी हायर की और वहाँ से विक्रमगढ़ के महल जाने के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुँचते ही पार्थ ने वहाँ के केयरटेकर की बात अपने पापा मिस्टर योगेश सिंह से करवा दी। आने से पहले एक बार सूचित कर दिया होता तो आपके रुकने का अच्छा इंतजाम करवा देते। केयरटेकर उन दोनों का लगेज घसीटते हुए ने कमरा दिखाने ले जा रहा था। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अंकल, हम बस एक दिन के लिए ही यहाँ आए हैं, पार्थ ने जवाब दिया। केयरटेकर और पार्थ हल्की फुल्की बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। नंदिनी महल में इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही उसने महल की दहली पर कदम रखा, उसके कानों में शहनाइयाँ और ढोल बाजे की आवाज़ गूंजने लगी। यहाँ कोई शादी है क्या? सामने सजा हुआ महल देखकर उसने पूछा। उसके पूछने पर केयरटेकर और पार्थ ने इधर उधर देखा। उन दोनों को सभी चीज़ें सामान्य नजर आ रही थी। पार्थ ने हैरानी से कहा, सब कुछ तो बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हें ये क्यों लगा कि यहाँ कोई शादी होने वाली है? बस ऐसे ही। नंदिनी ने बात को टाला और महल में जाने लगी। वहाँ होने वाली चीज़ें उसके लिए सामान्य नहीं थी। ज़रूर कुछ ऐसा है जो सिर्फ मुझे और अर्जुन को ही दिखाई देता है, जैसे हम दोनों को एक ही तरह के सपने आना। कुछ तो ऐसा है जो प्रतापगढ़ और विक्रमगढ़ दोनों में ही बहुत अजीब है, और वो मुझे और अर्जुन से जुड़ा हुआ है। मुझे अर्जुन को वहाँ अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। नंदिनी को अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। जैसे जैसे नंदिनी महल में आगे बढ़ रही थी, उसे औरतों के फुसफुसाने और काफ़ी सारे लोगों के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। असलियत में वहाँ नंदिनी, पार्थ और केयरटेकर के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। रे छोरी, जल्दी जल्दी हाथ चला, बारात जनवासे से निकल चुकी है। राजा साहब, उनके स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बजवाने शुरू कर देने चाहिए। सुना है राजकुमारी ने अपना वर का चुनाव खुद किया है। मासा की तबीयत में कोई सुधार ना है। बाईसा चाहती हैं वो उनके ब्याह में शामिल होवे। उनके घर में तंत्र मंत्र किए जावे हैं। सुना है वो अपनी नई बहुओं को बलि दे देते हैं। राजकुमारी सा बारात आ गई है। नंदिनी के कानों में अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें धीरे धीरे और तेज़ होने लगी। उसे लगा सब उसके कान के पास आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे हैं। नंदिनी उसके स्वर को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहाँ ज़ोर से चिल्लाई, प्लीज़ आप चुप हो जाओ, मुझे पता है क्या हुआ था, मुझे उन सब के बारे में पता है, प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे तकलीफ़ हो रही है। नंदिनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए रोने लगी। वो अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर नीचे गिर गई। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पार्थ और केयरटेकर दौड़कर उसके पास आए। पार्थ ने उसकी नब्ज़ चेक की। इसकी पल्स रेट तो काफ़ी धीमी चल रही है। बोलते हुए उसने अपना हाथ नंदिनी के माथे पर लगाया, जो बिल्कुल ठंडा था। बुखार भी नहीं है। इसका यहाँ आने से का मन नहीं था। हो सकता है उस वजह से परेशान होगी। पार्थ ने परेशान होकर कहा, मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। केयरटेकर ने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है। पार्थ ने नंदिनी को अपनी गोद में उठाया और कहा, आप मुझे इसका रूम बता दीजिए, मेरे पीछे पीछे आइए। केयरटेकर ने कहा, उनके कमरे की तरफ जाने लगा। पार्थ नंदिनी को लेकर उसके पीछे पीछे आ रहा था। एक कमरे में पहुंचने के बाद पार्थ ने नंदिनी को बेड पर लिटाया और केयरटेकर को वहां से भेज दिया। उसने अपने बैग से कुछ दवाइयां निकालकर नंदिनी को दी। ये आराम कर रही है, तब तक उन्नति से बात करके वहाँ के बारे में पूछ लेता हूँ। पार्थ ने खुद को कहा और उन्नति से बात करने के लिए बाहर आ गया। दवाई देने के बाद नंदिनी की हालत सुधर रही थी। वो आराम से बिस्तर पर सो रही थी। विक्रमगढ़ का महल उसी तरह रोशनी से नहाया हुआ था। जिस दिन राजकुमारी नंदिनी की शादी के दिन था, महल में लोगों की भाग दौड़ मची थी। सब एक दूसरे को जल्दी जल्दी हाथ चलाने और काम करने की सलाह दे रहे थे। बारात आ गई है। हेजल हंसते हुए अंदर आई। उसने लहंगा पहन रखा था और काफ़ी खुश नजर आ रही थी। उसकी बात सुनकर वहाँ बैठी उन्नति ने कहा, अब तो बस कुछ ही देर की बात है, उसके बाद तुम हमेशा के लिए अपने उनकी हो जाओगी। उन्नति और हेजल ने हंसकर हाई फाई की। चलो अब हम तीनों के साथ में एक पिक्चर हो जाए। उन्नति ने फ़ोटो लेने के लिए अपना मोबाइल उठाया। उन दोनों के साथ दुल्हन के रूप में सजी हुई नंदिनी मौजूद थी। वो बिल्कुल उसी तरह से तैयार हुई थी जैसे राजकुमारी नंदिनी थी। अचानक दरवाजे पर किसी की आहट हुई। वो साक्षी थी। उसने दरवाजे से ही कहा, चलिए बहुत हुआ, नीचे कुछ ज़रूरी रस्में करनी है, इसीलिए आपकी ज़रूरत होगी। उन्नति और हेजल नंदिनी को लेकर नीचे जाने लगी। सामने दरवाजे पर दुल्हे के रूप में अर्जुन मौजूद था। उसे देखकर नंदिनी ने मुस्कुराहट दी और अपने मन में सोचा, मैंने जिसे चाहा था वो मुझे मिल ही गया। टीना और नमन भी वहाँ पर मौजूद थे। टीना ने अर्जुन से कहा, हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें इसका पूरा ख्याल रखना होगा। भले ही बाद में हमें इसे मिलने का मौका मिले ना मिले, लेकिन इसे तकलीफ मत होने देना।
नमन ने उसकी बात आगे बढ़ाई। अर्जुन ने उन दोनों की बात पर सिर हिलाकर हामी भरी। कुछ देर बाद अर्जुन और नंदिनी शादी के मंडप में थे, जहां दोनों एक दूसरे को कुछ वचन देते हुए पवित्र अग्नि के फेरे ले रहे थे। दोनों ही चेहरे से बहुत खुश नजर आ रहे थे। शादी के बाद नंदिनी की एक भावभीनी विदाई हुई, जहां सब उसे खुश रहने का आशीर्वाद दे रहे थे। अर्जुन नंदिनी के साथ अपने घर प्रतापगढ़ के महल में पहुंच चुका था। जैसे ही दोनों ने महल में कदम रखा, वहां बिल्कुल अंधेरा हो गया। अपना फर्ज निभाने का वक्त आ गया है राजकुमार। इस मिट्टी का अपनी मातृभूमि के प्रति जो जिम्मेदारी है, उसे आपको पूरा करना होगा। महल में एक जोरदार आवाज गूंजी। अर्जुन ने उनकी बात पर हामी भरी और नंदिनी की तरफ देखा। उसे नंदिनी ने अपने गठबंधन तोड़ लिया और उसे छोड़कर कहीं जाने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो अर्जुन? नंदिनी ने पीछे से चिल्लाकर कहा। उसके कहने पर अर्जुन वहीं रुक गया। वो हल्का सा मुड़ा और जवाब में कहा, हमारा साथ यहीं तक था राजकुमारी, आगे की मंजिल आपको खुद तय करनी है। अपनी बात कहकर अर्जुन उसकी आंखों से ओझल हो गया। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। वो जोर से चिल्ला कर बोली, तुम इस तरह मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हो। तुमने वादा किया था कि तुम हमेशा मेरा साथ निभाओगे। जवाब में किसी की कोई आवाज़ नहीं आई। वहाँ बिल्कुल शांति छाई हुई थी। नंदिनी अकेले ही आगे बढ़ रही थी। तभी उसने देखा बहुत सारी औरतें काले कपड़ों में रोती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। नंदिनी को इन सब से बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी औरतें उसके पास आकर उसे मार देंगी। लेकिन तभी किसी ने उसके पीछे से तरफ खींचा। थैंक गॉड अर्जुन, तुम आ गए। बोलते हुए नंदिनी पीछे मुड़ी। वहीं अर्जुन के बजाय 3 औरतें मौजूद थी। वो अब तेरे पास कभी नहीं आएगी, उनमें से एक ने कहा। अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, हमें इसे ले जाना चाहिए। दूसरी वाली के कहने पर तीसरी औरत ने बिना कुछ कहे हाँ में सर हिलाया। तीनों नंदिनी को पकड़कर नीचे तहखाने में ले जाने लगी। छोड़िए मुझे आप कहाँ लेकर जा रही हैं? नंदिनी चिल्लाते हुए बार बार उनसे पूछ रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोल रही थी। वो तीनों उसे नीचे तहखाने में लेकर गई। उसके बाद उसे एक चिता पर लिटा दिया गया। एक आदमी और मौजूद था जो हवन कुंड के आगे बैठकर कुछ मंत्र पढ़े जा रहा था। वो तीनों औरतें कुछ गहने नंदिनी के ऊपर गिरा रही थी। साथ में उनमें से एक उसके ऊपर सिंदूर गिरा रही थी। इन सब की वजह से उसे बहुत डर लग रहा था और वो जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें छोड़ने की गुहार लगा रही थी। उनमें से कोई भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी उसने तहखाने में अर्जुन को देखा। वो उसके पास आया। उसके हाथ में एक छोटा सा खंजर था। उसे देखते ही नंदिनी के चेहरे पर चमक आ गई। अच्छा हुआ अर्जुन, तुम आ गए। देखो ये लोग मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं, प्लीज़ मुझे बचा लो। अर्जुन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके पास आ रहा था। प्लीज़ अर्जुन, मुझे खोलो, मेरा दम घुट रहा है। नंदिनी को लगा अर्जुन उसको खोलने आ रहा है, लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ा खंजर नंदिनी के दिल के बीचों बीच घोंप दिया। एक जोरदार चीख के साथ नंदिनी नींद से उठी। डर के मारे वो पसीने से तरबतर थी। उसने अपने इधर उधर देखा तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन सपने में देखने वाली चीज़ें कोई भी सामान्य नहीं थी। मेरी शादी अर्जुन से? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं इस महल में क्यों आई? नंदिनी ने खुद से कहा और वो बाहर आ गई। बाहर सब कुछ सामान्य था, कोई मौजूद नहीं था। वो चिल्ला कर बोली, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं तो इन लोगों को जानती तक नहीं, उसके बावजूद मुझे इस तरह के ड्रीम्स क्यों आते हैं? मेरा इस महल और राजकुमारी नंदिनी से कोई लेना देना नहीं है। ना ही मैं पहले विक्रमगढ़ आई हूँ, ना ही प्रतापगढ़। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? वो रोते हुए चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पार्थ वहाँ आया। उसने नंदिनी की बातें तो नहीं सुनी थी, लेकिन उसे रोता चिल्लाता देखकर वो घबरा गया। नंदू, तुम बाहर क्यों आई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए था। तुम यहाँ आते ही अपसेट हो गई। नंदिनी ने गुस्से में उसे खुद से दूर धकेला और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी फैमिली वालों की वजह से हो रहा है, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जिसने उसे मार डाला। शादी के बाद उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। पार्थ कुछ समझ नहीं रहा था कि नंदिनी किस बारे में बात कर रही है। वो उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? और हमारी फैमिली? तुम हमारी फैमिली को कैसे जानती हो? नंदिनी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब देखकर पार्थ ने फिर पूछा, तुम बताओ कि तुम किसकी बात कर रही हो? हमारी फैमिली में बेटी? पार्थ हल्का हंसा और फिर कहा, हमारी फैमिली में पिछले कई सालों से लड़की पैदा नहीं हुई है। कई साल कहना गलत होगा, कई सदियों से हमारी फैमिली में किसी के बेटी नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मुझे नहीं पता तुम झूठ क्यों बोलोगे। क्या तुम राजकुमारी नंदिनी के बारे में नहीं जानते हो, जो तुम्हारी ही फैमिली से थी? उनके साथ क्या हुआ? तुम लोगों को उस बात का एहसास भी है?
पार्थ नंदिनी की तरफ हैरानी से देख रहा था। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी। उसके लिए सब नया था। नंदिनी पार्थ के साथ विक्रमगढ़ के महल में मौजूद थी। वहां आने के बाद नंदिनी को बेचैनी महसूस होने लगी। नंदिनी ने जो भी बातें किताब में पढ़ी विक्रमगढ़ आने की, वो सब उसके साथ असलियत में घटित होने लगा। नींद से जागने के बाद उसने पार्थ से राजकुमारी नंदिनी के बारे में पूछा। वो उन सबसे अनजान था। पार्थ अपनी तरफ से नंदिनी को समझाने की कोशिश कर रहा था। लिसन नंदिनी, तुम्हारी तरह मैं भी इस महल में आज पहली बार आया हूँ। मैंने तुम्हें बताया तो था हम लोग यहाँ नहीं रहते। हमारे परिवार के लोग इस जगह को मनहूस मानते हैं। हालांकि मैं इन सब में यकीन नहीं करता, लेकिन तुम किस राजकुमारी नंदिनी की बात कर रही हो? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जब तुम्हें इतना पता है कि तुम महाराजा सूरज सिंह के वंशज हो, तो उनकी बेटी राजकुमारी नंदिनी के बारे में कैसे नहीं जानते? क्योंकि महाराजा सूरज सिंह का बड़ा सा पोर्ट्रेट हमारे घर में लगा है। उनके आगे जो भी राजा बने उन सबका भी पोर्ट्रेट है। लेकिन तुम जिस राजकुमारी की बात कर रही हो उनकी तस्वीर तक नहीं देखी मैंने। पार्थ ने सफाई दी। देखो पार्थ, झूठ मत बोलो। नंदिनी ने इसे मानने के लिए एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा। तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल होंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। याद है मैंने लंदन में एक बुक पढ़ी थी और उसके बाद प्रतापगढ़ जाने की जिद करने लगी। तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे साथ वो सब हो रहा है जो उस बुक में लिखा था। नंदिनी के पास उनका पार्थ ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर कुछ सोचते हुए कहा। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं तुम्हारी बात पर यकीन ज़रूर करूँगा। मेडिकल साइंस में इसे स्किज़ोफ्रेनिया का नाम दिया गया है, जहाँ पेशेंट किसी बुक, मूवी या स्टोरी में इस कदर खो जाता है कि उसे वो चीज़ें अपने आसपास होते दिखाई देने लगती हैं। मैं कोई मेंटल पेशेंट नहीं हूँ। नंदिनी उस पर गुस्से में चिल्लाई। अच्छा तुम यहाँ बैठो, हम आराम से बात करते हैं। पार्थ को नंदिनी की बातें भ्रम लग रही थी, इसीलिए उसने उससे ठीक से बात करने के लिए वहाँ दोबारा बैठाया और पानी का ग्लास दिया। अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ कि तुमने उस बुक में क्या क्या पढ़ा था? उसने सामान्य तरीके से पूछा। तुम मुझे अपने पेशेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो, नंदिनी ने जवाब दिया। फिर तो पूरी बातें जानने के बाद ही पता चलेगा। अगर मेरे ज़रिए तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व होती है तो तुम्हें सब बताने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने जो देखा है वो मेरा भ्रम नहीं है, वो सब हकीकत है। विक्रमगढ़, प्रतापगढ़, राजकुमारी नंदिनी, ये सब सच है। नंदिनी ने गुस्से में चिल्ला कर कहा। जो तुमने एक बुक में पढ़ा है, अब मैं समझ गया तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारा नाम भी नंदिनी है और उस राजकुमारी का भी नाम नंदिनी था। इस वजह से तुमने उससे कनेक्ट कर पा रही हो। जो भी उस बुक में राजकुमारी नंदिनी के साथ हुआ था वो सब तुम्हें अपने साथ होता दिखाई दे रहा होगा। आई एम राइट नंदिनी? पार्थ की बातों ने नंदिनी को उलझन में डाल दिया था। कहीं ना कहीं वो भी सोच में पड़ गई कि ये सब उसका भ्रम तो नहीं। उसे चुप देखकर पार्थ ने कहा, जानता हूँ ये एक्सेप्ट कर पाना आसान नहीं है कि हम किसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अगर समय पर इलाज करवाया जाए तो इस बीमारी से उभरा जा सकता है। क्या एक ही चीज़ दो लोगों को दिखाई दे सकती है? नंदिनी ने पूछा। नहीं, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। हाँ, अगर तुम्हारी तरह उस इंसान ने भी उसी किताब को पढ़ा हो या उन सब कहानियों को सुना हो तो ये पॉसिबल है, पार्थ ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर नंदिनी मुस्कुराई। उसके मुस्कुराने पर पार्थ उसकी तरफ सवालिया नजरों से देख रहा था। तुम स्माइल क्यों कर रही हो? उसने पूछा। क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं है। एक बार के लिए तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी यही लगा था कि किताब पढ़ने के बाद मुझे हेलुसिनेशंस होने लगे। ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, अर्जुन के साथ भी हो रहा है। मैं नहीं जानती मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन हम दोनों को एक जैसे ही सपने आ रहे हैं। क्या तुम मुझे इन सब के बारे में डिटेल में बताओगे? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने उस किताब में क्या पढ़ा था। नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरी और राजकुमार नंदिनी की शादी से लेकर बलि तक की पूरी कहानी पार्थ के सामने रख दी। पूरी कहानी सुनने के बाद पार्थ के चेहरे पर भी अफसोस के भाव थे। आई विश ये सिर्फ एक कहानी ही हो, न कि किसी तरह की हकीकत। जो भी हुआ वो बहुत दर्दनाक था। पार्थ ने प्रतिक्रिया दी। नंदिनी ने उसे सामान्य करने के लिए पानी पकड़ाया। पानी पीने के बाद उसने कहा, अच्छा बताओ, कहानी पढ़ने के बाद तुमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया? तुमने अभी कहा कि अर्जुन को भी कुछ इसी तरह के सपने आ रहे हैं, मुझे उनके बारे में भी बताओ। ठीक है, लेकिन ये बातें हम लोगों के बीच राज रहनी चाहिए। पास से वादा लेने के बाद नंदिनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पार्थ ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर किसी को भी कुछ ना बताने का प्रॉमिस किया। सच कहूँ तो उस किताब के मिलने से लेकर गायब होने तक की कहानी अपने आप में सस्पेंस है। मैंने उस किताब को लाइब्रेरी से सैंक्शन नहीं करवाया था। फिर वो मेरे घर पर कैसे पहुंची इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। किताब पढ़ने के बाद वो अपने आप गायब हो गई और उसे पढ़ने के बाद मुझे अजीब अजीब सपने आने लगे। मानो मैं राजकुमारी नंदिनी की जगह महल में मौजूद हूँ। मेरी किसी से शादी हुई है और उसने मेरी जान ले ली। और अर्जुन, क्या उसे भी सपनों में यही सब दिखाई देता है? हाँ,
उसे भी कुछ इसी तरह के सपने आते हैं कि उसकी किसी के साथ शादी हो रही है। शादी के बाद उसने अपने हाथों से अपनी नई दुल्हन की जान ले ली। मैं नहीं जानती इस बात में कितनी सच्चाई है। उस किताब में लिखा था प्रतापगढ़ में नई बहुओं की बलि दी जाती है ताकि उन्हें पावर और वेल्थ मिल सके, नंदिनी ने बताया। पूरी बात सुनने के बाद पार्थ भी हैरान था। वो भी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। उसने पूछा, तुम भी यहाँ आने के बाद भी काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। हॉल में पहले चिल्लाकर बेहोश हो गई और फिर कमरे में भी तुम ज़ोर से चिल्लाई थी। क्या यहाँ भी तुमने कुछ देखा? यहाँ आने के बाद मुझे वो सब बातें सुनाई दे रही थी जो उस किताब में लिखी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरी आंखों के सामने राजकुमारी नंदिनी की शादी वाला दिन घूम रहा हो। मुझे ये सब चीज़ें किसी तरह की मेंटल प्रॉब्लम या वहम नहीं लगती। मैं इसकी तह तक जाना चाहती हूँ पार्थ। मुझे नहीं लगता कि प्रतापगढ़ में बलि वाला कॉन्सेप्ट सच होगा। अगर ऐसा होता तो उन्नति की मॉम, बड़ी मॉम, भाभी वहाँ मौजूद नहीं होती। पार्थ ने अपनी राय रखी। हो सकता है वो लोग चंद्रवंशी ना हो, इस वजह से अब तक जिंदा हो। पार्थ, तुम अपने इतिहास और परिवार के बारे में नहीं जानते, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग अच्छे से जानते होंगे। बाहर मौजूद केयरटेकर उम्र में काफ़ी बड़े हैं। क्या उन्हें इस बारे में कुछ मालूम हो सकता है? मैं नहीं जानता। हाँ, मैं उन्हें महल घुमाने के बारे में कह सकता हूँ। मैंने नोटिस किया है यहाँ की दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। शायद उनके ज़रिए कुछ पता लगाया जा सके। नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरी। पार्थ ने उसकी मदद करने के लिए हाँ कह दी थी। वो भी इस बारे में जानना चाहता था। वो दोनों वहाँ से केयरटेकर के पास जाते उससे पहले पार्थ के पास उसके डैड का कॉल आया। फ़ोन उठाने से पहले पार्थ ने कहा, ज़रूर डैड कॉल पर यही कहेंगे कि मुझे जल्दी से जल्दी महल से वापस आ जाना चाहिए। क्या हम उनसे कुछ नहीं पूछ सकते? नंदिनी ने पूछा। कोशिश करता हूँ, पार्थ ने जवाब दिया और अपने डैड का कॉल पिक किया। कॉल उठाते ही इसने फ़ोन स्पीकर पर रख दिया। पार्थ के फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से उसके पिता मिस्टर रमन सिंह की रेत रौबदार आवाज़ आई। पार्थ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अपने किसी दोस्त के साथ विक्रमगढ़ के महल में पहुँचे हो? मैंने मना किया था ना तुम लोगों को वहाँ जाने के लिए। डैड, वो इमरजेंसी में हमें यहाँ आना पड़ा। मेरी मॉम से इस बारे में बात हो गई थी। पार्थ ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। अगर तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की इमरजेंसी ख़त्म हो गई हो तो अभी इसी वक्त वहाँ से वापस घर आ जाओ। वो बोल रहे थे तभी उनके पास से पार्थ की मॉम की आवाज़ आई। अब बेवजह बच्चों को डांट रहे हैं। इतने सालों बाद वापस आया है और क्या हो गया जो अपने दोस्तों को महल घुमाने ले गया? आप बस पूरी उम्र अंधविश्वास में जीते रहना। अगर बच्चा इतने साल बाद वापस आया है तो आकर सबसे पहले अपने माँ बाप से मिलना चाहिए, ना कि कहीं और जाना चाहिए। रमन सिंह ने अपनी पत्नी को जवाब दिया और फिर पार्थ से बोले, पार्थ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम जल्द से जल्द महल से निकलने की तैयारी करो। ठीक है पापा। पार्थ फ़ोन रखता उससे पहले नंदिनी ने उसे इशारे से राजकुमारी नंदिनी के बारे में पूछने के लिए कहा। उसके कहने पर पार्थ ने अपने पिता से कहा, डैड, क्या महाराजा सूरज सिंह की कोई बेटी थी जिनका नाम राजकुमारी नंदिनी था? वो मैंने किसी बुक में पढ़ा था। पार्थ ने बात को संभालने की कोशिश की ताकि उसके पिता गुस्सा ना हो जाएं। नहीं, मैंने बताया ना, हमारे वंश में लड़कियां पैदा नहीं होती। ये किताब वाले भी पता नहीं क्या क्या छाप देते हैं। मैंने तुम्हें क्या कहा है, तुम उस पर ध्यान दो। अभी इसी वक्त वहाँ से मुंबई आने के लिए निकल जाओ। उन्होंने पार्थ की बात सुने बिना ही फ़ोन कट कर दिया। उनके फ़ोन काटते ही नंदिनी ने कहा, इनका रवैया देखकर एक बात तो साफ है कि ज़रूर ये लोग हमसे राजकुमार नंदिनी के बारे में कुछ छुपा रहे हैं। अब तो मुझे भी यही लगता है। पार्थ ने जवाब दिया। चलो केयर टेकर को महल घुमाने को बोलते हैं। वो हमसे कितना भी सच छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन महल की दीवारों ने इस चार दीवारी में हुई हर घटना को महसूस किया है। ये हमसे झूठ नहीं बोलेंगी। नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरी और उसके साथ केयरटेकर के पास गई। महल का कुछ हिस्सा पर्यटकों के हिसाब से रेनोवेट करके मॉडर्न तरीके का बना दिया गया था, लेकिन अभी भी ज़्यादातर हिस्सा बंद पड़ा था और उसके पास कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। यह नंदिनी और पार्थ के लिए अच्छी खबर थी। नंदिनी और पार्थ जाने के बाद उसके दोस्त काफ़ी परेशान थे। वहीं अर्जुन को भी काफ़ी देर के बाद होश आया था। होश में आने के बाद वो पुरानी बातों को याद करने की कोशिश कर रहा था। उसने उठाकर देखा तो उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था। वो उर्मिला देवी के कमरे में था। जहाँ तक मुझे याद है, मैं आखिरी बार बड़े दादा साहब से बात करने के लिए उनके कमरे में गया था। वहाँ मैंने कुछ देखा, लेकिन वो क्या था मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अर्जुन अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके दिमाग में जोर का झटका लगा और उसका सर दर्द से फटने लगा। अचानक मुझे क्या हो रहा है? माँ, माँ प्लीज़! अर्जुन दर्द में ज़ोर से चिल्लाया। उर्मिला देवी उसी के पास आ रही थी। जब उन्होंने अर्जुन के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से कमरे में गई। अर्जुन को होश में देखकर उन्होंने राहत की सांस दी। तुम्हें होश आ गया? हम तो घबरा ही गए थे। वो अर्जुन के पास आकर बोली,
मुझे क्या हुआ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मेरे मेरे सर में भयंकर दर्द हो रहा है। दर्द के मारे अर्जुन ने अभी भी अपना सर कस के पकड़ रखा था। चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही ठीक हो जाओगे। उर्मिला देवी ने अर्जुन के सर पर हाथ फेरा और उसे कुछ दवाइयाँ दी। लगता है तुम्हें और आराम की ज़रूरत है। अर्जुन ने उसकी बात पर हामी भरी और लेट गया। उसने आंख बंद की, तभी तेज उसे नंदिनी की याद आई। उसने आखिरी बार खुद को उसके गले लगे हुए पाया। अर्जुन ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उर्मिला देवी से पूछा, माँ नंदिनी कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। अर्जुन के पूछते ही उर्मिला देवी चुप हो गई। उन्होंने नंदिनी को वहाँ से भेज दिया था, लेकिन इस वक्त अर्जुन को इस बारे में बताना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। वो चुपचाप उसके पास बैठी थी। हम क्या जवाब दें आपको अर्जुन? कैसे बताएं आपको कि आप दोनों की भलाई के लिए हमने आपकी नंदिनी को यहाँ से बहुत दूर भेज दिया है। उर्मिला देवी को चुप देखकर अर्जुन ने फिर पूछा, माँ आपने जवाब नहीं दिया। नंदू कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। वो अपने दोस्तों के साथ नीचे है। उर्मिला देवी ने अर्जुन से झूठ बोला। अर्जुन ज़्यादा सवाल ना पूछे, इसलिए उर्मिला देवी से उसके पास से खड़ी हुई और कहा, हम नीचे मेहमानों को संभालते हैं। कल शाम को तुम्हारे और रावी के सगाई का प्रोग्राम रखा गया है। उनकी बात सुनकर अर्जुन चौंक कर उठ खड़ा हुआ। लेकिन वह आप अच्छे से जानती हैं ना, मैं रावी से शादी नहीं करना चाहता। वो भी शादी से खुश नहीं है। उसके साथ भी ज़बरदस्ती की जा रही है। आप जानती हैं ना मैं नंदिनी से। अर्जुन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अगर बहस से किसी बात का नतीजा नहीं निकले तो जिद छोड़ देनी चाहिए अर्जुन। तुम आराम करो ताकि कल शाम मेहमानों को ये ना लगे कि तुम बीमार हो। उर्मिला देवी ने इतना ही कहा। उन्होंने अर्जुन के जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया और कमरे से चली गई। उनके बात के बीच से जाने की वजह से अर्जुन गुस्से में था। इन्हें कोई बात समझ क्यों नहीं आती? जब मैंने कह दिया मुझे ये शादी नहीं करनी, फिर भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। रावी ने मुझे बताया था कि बड़े दादा साहब ने शादी के लिए उसके परिवार वालों को पैसे दिए हैं। मैं बड़े दादा साहब से बात करने गया था, लेकिन वो अर्जुन पुरानी बातों को याद करने की कोशिश करने लगा। उसे सर में फिर से वही तेज़ दर्द का आभास हुआ। मुझे नंदिनी से बात करनी होगी, अब वही मेरी मदद कर सकती है। अर्जुन ने बेड साइड के पास पड़ी दवाइयों की तरफ देखा। उनके नाम पढ़ने के बाद उसे सर दर्द की दवाई ली और वहाँ से नीचे जाने लगा। नीचे के माहौल से साफ था कि वहाँ किसी को अर्जुन की हालत के बारे में नहीं पता था। महल में जश्न का माहौल था। सब कोई अर्जुन और रावी की कल होने वाली सगाई की तैयारियों में जुटे थे। अर्जुन ने इधर उधर देखा, उसे नंदिनी नज़र नहीं आई। तभी उसकी नज़र सामने की तरफ गई, जहाँ उन्नति, हेजल और गौरव साथ में मौजूद थे। उन्होंने वहाँ देखकर अर्जुन जल्दी से उनकी तरफ बढ़ा। अरे वाह कैप्टन साहब, शादी क्या होने वाली है? आप तो हमें भूल ही गए। कहाँ गायब हो कल सुबह से? गौरव ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। अर्जुन ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसने उन्नति से पूछा, नंदिनी कहाँ है? और पार्थ, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन के मुंह से नंदिनी और पार्थ का नाम सुनकर उन्नति और हेजल के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्नति ने दबी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, भाई वो लोग तो कल शाम ही यहाँ से चले गए थे। नंदिनी को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, तो वही पार्थ भी यहाँ आकर कुछ खास खुश नहीं था। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों मुंबई चले गए। अब तक तो वो वहाँ पहुँच भी गए होंगे, हेजल ने कहा। नहीं, वो लोग मुंबई नहीं विक्रमगढ़ गए हैं। मेरी पार्थ से बात हुई थी, उन्हें बस नहीं मिली, इस वजह से उन्हें विक्रमगढ़ जाना पड़ा, उन्नति ने बताया। क्या नंदू विक्रमगढ़ गई है? अर्जुन ने चौंक कर कहा। हाँ, लेकिन इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? गौरव ने पूछा। नहीं, कोई बात नहीं है, अर्जुन ने जवाब दिया और वहाँ से बाहर जाने लगा। उसे रोकते हुए गौरव ने उसे आवाज़ लगाई, परंतु अर्जुन उसकी आवाज़ को अनसुना करके वहाँ से चला गया। ये अचानक इसे क्या हो गया? जब से यहाँ आया है बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है, गौरव ने कहा। भाई इस शादी से खुश नहीं लग रहे, शायद इसकी वजह से परेशान होंगे। हमें उनके लिए घर के बड़ों से बात करनी चाहिए, उन्नति ने कहा। हमने इस बारे में उर्मिला आंटी से बात की थी, तुम्हारे घर वाले कुछ समझने को तैयार ही नहीं। ऐसे लगता है जैसे उन्हें अर्जुन की खुशी से कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे बस ये शादी किसी भी हाल में करवानी है, गौरव ने गुस्से में जवाब दिया। उसे भी अर्जुन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसकी बात सुनकर उन्नति चुप हो गई। गाइस, मैंने अर्जुन की आंखों में नंदू के लिए फिक्र देखी है। क्या तुम लोगों को भी यही लगता है कि वो नंदिनी को पसंद करने लगा है? हेजल बोली। अगर ऐसा है तो अर्जुन भाई की शादी नंदिनी के साथ ही होगी, ना कि उस रावी के साथ। मुझे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्नति ने कहा। वो लोग आपस में अर्जुन और नंदिनी की बातें कर ही रहे थे, तो वहीं उनसे थोड़ी ही दूरी पर बैठी रावी उनकी बातें सुन रही थी। मैंने भी अर्जुन जी की आंखों में नंदिनी के लिए फीलिंग्स महसूस की है।
काफ़ी भाग्यशाली है नंदिनी जो उसे अर्जुन जी जैसे चाहने वाला मिला। अर्जुन जी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम भी उनकी खुशी के लिए इनके साथ मिलकर नंदिनी और उनकी शादी के लिए इनके घर वालों से बात करेंगे। रावी ने अपने मन में कहा। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और बात करने के लिए उन लोगों के ग्रुप के पास जा ही रही थी कि तभी वो लोग वहाँ से खड़े हुए और वहाँ से चले गए। उन्नति, हेजल और गौरव वहाँ से बाहर आए तो वो उन्हें अर्जुन दिखाई नहीं दिया। पार्किंग एरिया में गाड़ी के बाहर जाने के निशान देखकर उन्नति ने कहा, भाई कहाँ गए होंगे? शायद नंदिनी के पीछे, गौरव ने जवाब दिया। आई विश भाई उन्हें लेकर आ जाएं। उन्नति ने उसकी बात पर हामी भरी और उसके बाद वो लोग वापस अंदर आ गए। गौरव की बात सही थी। अर्जुन गाड़ी लेकर विक्रमगढ़ के लिए निकल पड़ा था। उसके चेहरे पर नंदिनी के लिए काफ़ी गुस्सा था। वो उसे बिना बताए चली गई थी, इस वजह से वो उससे नाराज़ था। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने उसे सारी बातें बताई। जब उसे पता है कि हम दोनों के बीच कुछ कॉमन है, हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी वो मुझे छोड़कर चली गई। अर्जुन खुद से बातें करते हुए गाड़ी चला रहा था। उसे विक्रमगढ़ जाने की जल्दी लगी थी, इस वजह से वो काफ़ी फास्ट ड्राइव कर रहा था। दूसरी तरफ नंदिनी और पार्थ महल घूमने के लिए केयरटेकर से बात करने के लिए उसके पास गए। केयरटेकर वहाँ के लोगों को काम समझा रहा था। पार्थ ने उसके पास जाकर कहा, दादू क्या आप हमें ये महल घुमा सकते हैं? पार्थ के पास सुनकर केयरटेकर के साथ वहाँ मौजूद बाकी लोगों ने भी उनकी तरफ अजीब नज़रों से देखा। केयरटेकर ने उन लोगों को इशारे से वहाँ से जाने के लिए कहा। उनके जाते ही उसने उन दोनों से कहा, मेरी आपके पिताजी से बात हुई थी, उन्होंने आपके लिए गाड़ी भिजवाई है, वो थोड़ी देर में पहुँचती ही होगी, तब तक मैं आपके चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर देता हूँ। केयरटेकर ने बहाने से उनकी बात को टाला और वहाँ से जाने को हुआ। तभी नंदिनी जल्दी से उसके सामने आ गई। अंकल प्लीज़, आप नहीं जानते हमारा ये महल घूमना कितना ज़रूरी है। नंदिनी उसके सामने सारी बात ना खोल दे ये सोचकर पार्थ बात को संभालते हुए कहा, एक्चुअली हमें कोई प्रोजेक्ट मिला है, उसे पूरा करने के लिए नंदिनी स्पेशली लंदन से यहाँ आई है। प्लीज़ आप मना करके दिल मत तोड़िए, ये हमारी मेहमान है। अगर आपके पिताजी को इस बारे में पता चला तो वो हमसे नाराज़ होंगे। आई प्रॉमिस मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊँगा। पार्थ ने उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की। उसने कुछ देर सोचा और फिर जवाब में कहा, ठीक है, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पार्थ और नंदिनी की उम्मीद के विपरीत केयरटेकर जल्दी ही मान गया। वो उन दोनों को महल के पिछले हिस्से में लेकर गया। वहाँ जाते समय पार्थ और नंदिनी के चेहरे पर चमक थी। सामने का गलियारा पार करने के बाद एक बड़ा सा दरवाज़ा आया। केयरटेकर के पास सारी चाबियों का गुच्छा मौजूद था। उसने उस दरवाजे को खोला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिल्कुल भी ना छेड़ा गया हो। कुछ हिस्सा खंडर में तब्दील हो चुका था, जिसकी दीवारों पर कुछ धुंधली आकृतियाँ नजर आ रही थी। महल के आगे के हिस्से को पर्यटकों के लिए फिर से बनाया गया था, लेकिन पीछे का हिस्सा जो का त्यों पड़ा हुआ था। सामने की तरफ दिखाते केयरटेकर ने कहा, यह ऐसा कुछ खास है नहीं, इस हिस्से की मरम्मत नहीं करवाई गई ताकि इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। इसी वजह से इसके भीतर ताले रखे गए हैं। क्या हम थोड़ी देर यहाँ अकेले घूम सकते हैं? नंदिनी ने पूछा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। आपके पिताजी की भेजी हुई गाड़ी आती ही होगी। मैं आपके चाय नाश्ते का इंतज़ाम करवाता हूँ, तब तक आप यहाँ रुक सकते हैं। केयरटेकर ने जवाब दिया और वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाते ही पार्थ ने तुरंत कहा, यहाँ तो कुछ नहीं है, मुझे लगता भी नहीं यहाँ कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हमें राजकुमारी नंदिनी के बारे में कुछ भी पता चल सके। थोड़ा इधर उधर जाकर देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। नंदिनी ने जवाब दिया और आगे की तरफ जाने लगी। पार्थ जल्दी से उसके पीछे गया। वो लोग सामने का आंगन पार करके पीछे की तरफ गए तो उन्हें थोड़ी दूरी पर एक खाली मैदान दिखाई दिया। वहाँ काफ़ी सारे पेड़ और झाड़ियाँ उगी हुई थी और उन सबके बीच से उसे एक मंदिर दिखाई दिया। ये वही मंदिर है जहाँ शादी से पहले राजकुमारी नंदिनी माता रानी की पूजा करने आई थी, नंदिनी ने कहा और तेजी से अपने कदम सामने मंदिर की तरफ बढ़ाने लगी। सही नंदू, तुम्हें कैसे पता राजकुमारी इसी मंदिर में आई थी? पार्थ उसके पीछे चलते हुए बात कर रहा था। क्योंकि मैंने बुक में पढ़ा था, कहकर नंदिनी मंदिर के अंदर चली गई। ये लड़की भी ना सच में पागल हो गई है। पार्थ बड़बड़ाया और उसके पीछे अंदर चला गया। मंदिर नीचे किसी गुफा के अंदर बना हुआ था। उसके अंदर जाने से पहले कुछ सीढ़ियाँ उतरती पड़ती थी। मंदिर के अंदर का दृश्य देखकर लग रहा था कि सालों से यहाँ कोई नहीं आया होगा। फिर भी गुफा के अंदर चारों तरफ कुछ मशालें जल रही थी, जिससे अच्छी खासी रोशनी थी। सामने देवी माँ की एक बड़ी सी मूर्ति रखी हुई थी, जिसके सामने दीपक जल रहा था। इस मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सालों से यहाँ कोई आया ही ना हो। फिर ये मशाले और दीपक किसने जलाए होंगे? पार्थ ने हैरानी से कहा। कुछ ऐसा ही हाल नंदिनी का भी था। वो भी चारों तरफ हैरानी से देख रही थी। ये तो सच में मिरेकल है। नंदिनी ने मंदिर के आगे की तरफ बढ़ने से पहले अपने जूते निकाले।
जूते निकालने के बाद वो आगे की तरफ जाने लगी। तभी पार्थ ने हंस कर कहा, ओ हेलो मैडम, तुम्हें इतना तो पता है कि जूते पहन के मंदिर में नहीं जा सकते। लगता है किसी ने ये नहीं बताया कि मंदिर में हाथ धोकर भी जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पानी कहाँ? नंदिनी बोल ही रही थी, तभी उसकी नज़र सामने बने एक छोटे से तालाब पर पड़ी। उसने अपनी बात वहीं दूरी छोड़ दी और तालाब के पास गई। कौन कहता है कि हम ही एडवांस हैं? हमारे पूर्वज हमसे भी ज़्यादा एडवांस थे। पाने के लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, तभी इसीलिए शायद इस तालाब के पास मंदिर बनाया गया होगा। पार्थ ने जवाब दिया। वो भी नंदिनी के साथ हाथ पैर धोकर माता रानी के मंदिर के आगे गया। तो उन्होंने वहां जाकर हाथ जोड़े। मंदिर में प्रार्थना करने के बाद पार्थ ने नंदिनी से पूछा, क्या तुम्हें यहाँ आने के बाद कुछ याद आया? और मुझे कुछ याद क्यों आएगा? मुझे तो वही बातें पता है ना जो मैंने किताब में पढ़ी हैं। नंदिनी उसकी बात सुनकर हैरान थी। नहीं, और मुझे लगा साइंस अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि इंसान का पुनर्जन्म होता है या नहीं। क्या हो जो राजकुमारी तुम ही हो? पिछले जन्म में तुम ही राजकुमारी नंदिनी हो, तभी तुम्हें यह सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा है। कुछ नहीं कह सकते। अगर मैं राजकुमारी नंदिनी हूँ तो क्या इस तरह के ड्रीम्स तो अर्जुन को भी आते हैं? तो क्या वो राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह है? नंदिनी ने हंसकर उसकी बात को टाल दिया। वो दोनों मंदिर में घूमते हुए उसे देख रहे थे। वहीं अर्जुन भी नंदिनी से मिलने के लिए विक्रमगढ़ पहुंच चुका था। उसने रास्ते में किसी से महल तक जाने का रास्ता पूछा और वहां पहुंचा। टू बी कंटिन्यूड। क्या इस महल में राजकुमारी नंदिनी से जुड़ा कोई राज ढूंढ पाएंगे पार्थ और नंदिनी? जानने के लिए देखते रहिए गुमनाम है कोई।